विश्वास है, फिर इस शब्द को सुनकर ये व्यक्ति पा क्या गया है, ये व्यक्ति क्या पा गया है? लोग आए और मैं कामयाब रहा अपनी सोच को उनको दिखा पाने में, और वो व्यक्ति भी एक पॉजिटिव सोच अपने साथ बैठे हुए थे करके ये कार्बन बढ़ता गया। तो मैं आज ये कहना चाहूंगा कि हमारे हाथ में क्या है। इस हॉल में बैठे हुए शायद उम्मीद करता हूँ कि सभी व्यक्ति समझ चुके हों, और ना भी समझे हों तो मैं पुनः कोशिश करूंगा उस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। आपके हाथ में पारस पत्थर है, आपके हाथ में पारस पत्थर है, जिस चीज को टच कर देंगे वो सोने में तब्दील होने जाते हैं। बस अंतर इतनी है कि इस पर विश्वास करना पड़ेगा, इस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल जीनियस है। एक बात को बारी बार मत भूलिए, यहाँ पर मेरे साथ कहने हो चुका होगा सबको, लेकिन बारी बार आपको विश्वास करना होगा कि ये एक मैथमेटिकल जीनियस है। इन्हें छोटी छोटी कैलकुलेशन पता है कि उसका इफेक्ट इन फ्यूचर में कितना बड़ा पड़ता है। चीजों को समझिएगा, इनको छोटी छोटी चीजों को, जैसे धीरू भाई अंबानी ने एक सपना समझ लिया था कि हर हिंदुस्तान के हाथ में मोबाइल है, हिंदुस्तानी के हाथ में, और उन्होंने एक पैसे से कैलकुलेशन करके वो आज करोड़ों रुपए कमाते हैं। मतलब एक पैसे का इफेक्ट करोड़ों में जाता है। वैसे ये मैथमेटिकल जीनियस है कि एक एक चीज को समझते हैं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझते हैं। हमको इन पर विश्वास करना पड़ेगा। इनका सिस्टम में जो भी अगर साइट खोल के देखेंगे, लगभग 1994 से इस तरह के सिस्टम को उन्होंने समझा हुआ है। वर्ल्ड के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को उन्होंने समझा हुआ है ना। आपने तो मुझे पता नहीं कि नीरज जी के लेक्चर को आपने समझा होगा। हम जा रहे हैं वर्ल्ड के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सिस्टम को क्रैश करने। कहां पर? वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम को क्रैश करने। इस सिस्टम की स्थापना किसने हुई है? वर्ल्ड के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो कि रॉन्ग है, जो कि रॉन्ग है, वो एक पिरामिड सिस्टम में बढ़ा है, जो अमीर को और अमीर बनाते जा रहा है, अमीर को और अमीर बनाते जा रहा है, और आप और हम सिर्फ गरीब को पैसे का आवश्यकता नहीं है, हम सबको पैसे की आवश्यकता है, और हम सब जनता एक स्लैब है, गरीब है, ठीक है। तो उस सिस्टम को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, जिसको समझे हैं मिस्टर सर की मॉर्निंग तरफ। इस वहां पे कितने लोग हैं जिस मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? एक बार जोरदार तालियां। ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फिर भी मैं एक बार चाहूंगा, है ना, एक बार मैं चाहूंगा हल्का तो चीज को मैं रिपीट करना है, हम कैसे क्रैश करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब बातें मैं समझता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि इंडिया में भी सेम चीज हो रही है कि इंडिया में भी ये सिस्टम जो यहाँ का फाइनेंशियल सेक्टर है, वही पिरामिड सिस्टम में है, करके यहाँ भी जो अमीर व्यक्ति हैं और अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे भी इसी समझ में आ रही है कि मेरे साथ में ऐसी चीज आई हुई है कि देश मेरा आज 64 साल हो गया आजाद हुआ, 64 से 65 साल हो गया। तो मुझे ये समझ में आ गई कि आज भी हम आजाद नहीं, है ना। मेरे अंदर आग क्यों लगती है, मेरे नक्श क्यों पड़ते हैं? इसीलिए कि मुझे समझ में आ गया कि मेरा देश आज भी आजाद नहीं है, मैं आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहा हूँ, और ये चीज मुझे समझ में आ गई है कि मुझे अपने देश को गुलाम नहीं रहने देना है। ये एक आर्थिक आजादी की लड़ाई है, और इससे हमें प्रूव करना है, इसे हमें प्रूव करना है। आज लोग जैसे समझ पा रहे हैं, तो ये उनकी सोच का नतीजा है, ये उनकी सोच का नतीजा है कि उन्होंने उसका सोचा नहीं। लेकिन अगर मुझे समझ में आ गया और मैं खामोश बैठा रहा, तो मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूँ, मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूँ। आज मैं यहाँ पर आया होता, समझ सकते हैं सिस्टम विपरीत परिस्थितियों में आया है, तब मेरे अंदर की लीडरशिप भड़कने लगी। लीडरशिप किस तरह की होती है? कुछ लीडर जो रहते हैं वो नेचुरल पैदा होते हैं, कुछ डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं, कुछ ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं। तो डेमोक्रेटिक कुछ सामान्य लोग कर सकते हैं, कुछ तानाशाही तरह के लीडर होते हैं, और कुछ लीडर होते हैं परिस्थिति जन्य। ये हर इंसान के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं कभी अपने आप को पाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे अंदर जो है वो परिस्थिति जन्य लीडरशिप की अधिक है। लीडरशिप तो है कि जीवन में करना है, सामान्यतः शर्मिला रखा था, इसी करते करते मेरे पास काफी छठे दोस्त नहीं थे, लेकिन चूंकि महत्वाकांक्षी था, जीवन में कुछ करते रहने की चाह थी, तो मुझे जब इस सिस्टम से परिचय हुआ तो मुझे समझ में आया लोगों से मिलना पड़ेगा। तो मैंने अपनी कमजोरी को जाना कि यार मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलनसार नहीं हूँ, मैंने उस कमजोरी को दूर करना स्टार्ट कर दिया, फिर मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जो परिस्थिति लीडरशिप है, इसको एक उदाहरण बताना चाहूंगा, तो मैं खुद समझ लेंगे कि आपके अंदर कौन सी लीडरशिप है। कल्पना कीजिए किसी गाड़ी में बस में आप जा रहे हैं, ठीक है, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आपके अंदर पता भी नहीं, आपने लीडरशिप कर दिया, अचानक बस एक्सीडेंट हो गया,
अचानक बस का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपको भी चोट वोट लगी है लेकिन आप थोड़े से होश में हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप परिस्थितिजन्य लीडरशिप है तो आपके अंदर लीडर आ जाएगी खुद ही, और खुद कुछ लोगों को आप बचा जो तकलीफ रहेंगे उसको किनारे करते रहेंगे। ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ होता है, अचानक इसमें जो लीडरशिप आ जाएगी वो कुछ लोगों को बचा के रास्ते कर देगा, और जैसे ही पुलिस या कोई चल पाएगी वो व्यक्ति शांत तरीके से होने में बैठ जाएगा। वो भी लीडरशिप का एक गुण है, ठीक है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो है, लेकिन ये वाला गुण मेरे साथ में कुछ अधिक है ना, कि मैं अक्सर कई घटनाओं में देखा जो विपरीत परिस्थितियां आती है तो मेरे साथ और भी होता है कि मुझे कुछ फेस करना है और खड़ा करना है, और अब शायद ट्रिपल एम को इस तरह की लीडरशिप की भी आवश्यकता है। चलिए समझते हैं बातों को, अपन टॉपिक पर ले आते हैं कि क्या हमें ये पता है कि मुझे ट्रिपल एम को क्यों करना है, क्या हमारा वाई क्लियर है? तो आप में कितने व्यक्ति बैठे हैं जिसको अपना वाई क्लियर है कि मुझे क्यों ट्रिपल एम करना है? क्लियर है? तो सोचिएगा कि आपको ट्रिपल एम क्यों करना है, आपको इस तरह के सिस्टम की क्यों आवश्यकता है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। आप इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में क्यों आए हुए हैं, इस दुनिया में क्यों आए? पूरी लाइफ की फिलोसफी है, जो इस तरह की इंडस्ट्री है पूरी लाइफ की फिलोसफी है, खासकर तो ये है कि इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, आपके परिवार में आपकी क्या क्या जवाबदारियां हैं, आपके परिवार में क्या क्या जवाबदारियां हैं, आपके पास ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं, अगर इस तरह से सिस्टम अगर बिलीव नहीं करेंगे तो आपके पास ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी लाइफ को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्या इस हॉल में कैसा बंदा है जिसने जो भी ड्रीम बनाई हो मुझे लगता है कि इस तरह के सिस्टम में अगर ना भी रहूंगा तो मैं अपने ड्रीम को बहुत ही तरह से कर पाऊंगा? कोई है? चीजें बस अभी के सामान्य में नहीं हो, ठीक उसी तरीके से मुझे भी ये चीज क्लियर आ गया था कि मुझे लाइफ में मेरी क्या क्या जवाबदारी है, और यहाँ पर बैठे हर इंसान की अपनी लाइफ में पर्सनल जवाबदारियां हैं। बस ये है कि इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, हम अपने पॉकेट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। पॉकेट अभी बहुत अच्छी है तब तो सब चीजें हैं, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, हम सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे तक ही सीमित हो जाते हैं। यहाँ अपने परिवार को छोटा कर देते हैं। जिस माँ बाप ने हमें धरती पर लाया, अगर वो हमारे बारे में सोचते नहीं तो शायद इस दुनिया में हम रहते नहीं, है ना, उनका भी हम साथ नहीं सकते, लेकिन हम उस माँ बाप को इस परिवार से अलग कर देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ सोचने का नजरिया है कि आप अपने परिवार को कितना मानते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे कि माता पिता को भी इंक्लूडिंग करते हैं, कि भाई बहन को भी इंक्लूडिंग करते हैं, कि चाचा चाची को भी इंक्लूडिंग करते हैं, कि समाज को भी इंक्लूडिंग करते हैं, कि देश को भी इंक्लूडिंग करते हैं। ये आपकी अपनी अपनी सोच का नतीजा है कि आप अपना परिवार कितना बड़ा मानते हैं, और जितना बड़ा परिवार आप मानेंगे आपकी आवश्यकताएं उतनी है, आपकी जिम्मेदारी उतनी है उस परिवार को फुलफिल करने के लिए। और इस तरह की एक इकलौता सिस्टम है जो आपको इस जिम्मेदारी को पूरा करने में आपका साथ देता है। ये बात मुझे समझ में आ चुकी थी, क्योंकि मैंने एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, 4 बहनों के बीच इकलौता भाई है। ईश्वर का दुर्भाग्य ऐसा पड़ा कि चारों बहनें के साथ कुछ न कुछ दुर्घटना कर गई। 3 बहन मेरी विडो हो चुकी है, एक बहन में मैरिज के साथ, ठीक है, वो बहनें वापस आ गई है कुछ बच्चों के साथ में। तो कुछ चीजें मुझे क्लियर आ गई हो गई थी कि इसमें यहाँ इकलौता भाई हो, ये भांजे भांजियों का भी मामा हूँ, लेकिन पिता के समान मेरी जवाबदारियां हैं। तो अगर मैं कुछ छोटी मोटी चीजें सोचता रह गया तो इनके सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मियाँ बीवी हम दोनों अलग हो जाएंगे, ये बेचारे उसके हाथ आ जाएंगे। तो चूंकि ये चीजें क्लियर थी, इस पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उस चीज को मुझे समझने का मौका दिया। इस बात का धन्यवाद करना चाहूंगा कि माता पिता अगर मेरे बारे में नहीं सोचते तो आज आपके सामने ये खड़ा नहीं होता, तो मुझे उनका फिर क्रेडिट चुकाना है। तो ये सारी चीज समझ में आ गई थी कि इससे महत्वाकांक्षा काम शुरू से था, और जब ये सिस्टम समझ में आया तो उसके बाद पीछे तो रहे करने पर नहीं सोचे, ठीक है। ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी प्लानिंग जिस तरीके से हमारे साथ में है उस पर मैं किसी प्रकार कोई डाउट नहीं करता हूँ। आज आपका मॉडल 0 हुआ है, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। हो सकता है कि सिस्टम को हम अभी भी नहीं समझे थे, किसी भाई साहब ने कहा कि मैं समझ चुका हूँ, और मैं एक में आज भी नहीं समझा, अभी भी बहुत कुछ समझना है। अभी तो पेपर है घोंसले से बाहर निकला है, जब पूरे रूप में आएगा ना आप पागल हो जाएंगे, है ना। अगर आप और भी स्लाइड दिखेंगे अगला अलग कंट्रियों पे आप पागल हो जाएंगे, किस तरह हमको क्या चीज करने जा रहा है, ठीक है। तो
इस तरीके से जब इस सिस्टम बारे में बात कर रहा हूँ तो ये सिस्टम समझ में आया। इसमें हमने इसमें टर्की मॉडल फ्रांस की सोच को समझा, वर्ल्ड के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझा, इन बेसिक को रखा हल्का पर आगे बोल कर बताऊंगा। वर्ल्ड के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझा। आप सबको पता होगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझ चाहूंगा। उदाहरण पकड़ लीजिए, ये क्या है, भारत है। भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक है, अलग अलग नाम से, ठीक है। इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा था? रिजर्व बैंक, आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। टर्की मॉडल का मैं समझा हुआ है, ठीक है। ये बता चुके होंगे ना, फिर क्या इसी को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, जिस तरीके से रिजर्व बैंक इसको कंट्रोल कर रहा है, उसी तरीके से भारत का रिजर्व बैंक है, ये इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, अलग अलग कंट्री का ये रिजर्व बैंक। तो ये ऊपर में कौन है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आप सभी जानते हैं कौन कर रहा है? नहीं, टर्की मॉडल फेडरल बैंक। टर्की मॉडल आपको यही चीज बताना चाह रहा है, टर्की मॉडल यही बताना चाह रहा है। अभी हम स्विट्जरलैंड से दूर है, अभी हम कहाँ हैं? टर्की मॉडल की जो सोच है, टर्की मॉडल की सोच है कि दुनिया में पैसा हवा में बढ़ रहा है, पैसा हवा में बढ़ रहा है, और जबरदस्ती का पैसे को वैल्यू दी जा रही है। पैसा कुछ नहीं है। नीरज साहब ने बहुत अच्छे से बताया होगा, टर्की मॉडल साहब ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो नोट आपकी जेब में नोट रखे हुए हैं, ये जो नोट आपके जेब पर हैं, ये सिर्फ एक रंगीन कागज है ना, बता चुके होंगे, ये सिर्फ एक रंगीन कागज है जिसको आप और हम सब वैल्यू दे रहे हैं। इसको अगर एक नजर से देखें, बिजनेसमैन की नजर से, तो इसमें कितने की स्याही लगी होगी, कितने का कागज लगा होगा। तो ये इसमें सिर्फ 25 रुपए से 50 रुपए या 1 रुपए से ज्यादा की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यू को हम लोग ने बना दिया है, इसकी वैल्यू को हम लोग ने बना दिया। यहाँ पर 100 रुपए लिखा हुआ है, आपसे तो 100 रुपए मान रहा है, ये भी 100 रुपए मान रहा है, ये भी 100 रुपए मान रहा है, करके 100 रुपए नहीं, ये रंगीन कागज में कुछ नहीं है, रंगीन कागज में कुछ नहीं है, लेकिन इसको मान्यता दे दी है और आपने को विचार कर लिया, करके 100 रुपए। और ये पूरी दुनिया चलती है इसी पर, मानने नहीं माने, इस पर मानने नहीं माने पर टर्की मॉडल का नहीं प्रतीक बता रहा है, ठीक है। कि किसी चीज की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं। अभी इसी मॉडल को मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा, भाई साहब नहीं है, क्यों भाई, मैंने कुछ भी नहीं निकाली, सारी सब चीजें हैं, मैंने 70 पर डाली, नहीं मान रहे, नहीं माने, वैल्यू नहीं हुई, लेकिन मान लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू हो गई। तो सारी चीजें मानने नहीं मानने पर है। तो वही चीज को समझाना चाह रहे हैं कि दुनिया में जो पैसा बढ़ रहा है, जबरदस्ती का बढ़ रहा है, ये महंगाई की बात कर रहे हैं, हम एक आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं, ये सब चीज काल्पनिक है, जबरदस्ती बनाई जा रही है ना। इसको उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। सोना अभी क्या हो गया है, करीब 26 वगैरह के आसपास हुआ है ना, क्या था आज से 10 साल पहले कितना था, वो ना तो 8,000 रुपया हुआ। आपने उस समय सोना खरीदा, सोना ऐसे घर में पड़ा है, 1 ग्राम भी इनपुट नहीं हुआ है, 1 ग्राम भी आउटपुट नहीं हुआ है, लेकिन कभी क्या हो गया, उसका रेट हो गया 34। कैसा हो गया, किसी ने वहां से कहा 34, भाई सोना में कहा 1 ग्राम अंदर गया, लेकिन पता अभी ना 34, फिर कहा किसी ने 26 बोल दिया। तो कहीं से आवाज आई, हमने मान लिया। हाँ, मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूँगा, फॉल से है ना, जो निकलना चाहेंगे पहले निकल जाएंगे, थोड़ा सा लिंक टूटता है मेरा ना, ठीक है। बाद में थोड़ा रुकेगा नहीं, मुझे भी पानी का सर लगता है, हम देख करेंगे, सिंपल बात नहीं है, ठीक है। कोई दरवाजा बंद कर देगा। तो उनका ये कहना है, ये सारे चीज किस पर निर्भर कर रही है, मानने नहीं मानने पर। आप नहीं मानेंगे तो कोई चीजें नहीं होंगी। हम सब क्या होता है, चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। जमीन आपने खरीदा, 5 लाख में खरीदा, 2-3 साल हम उसकी वैल्यू बढ़ाना है, बेचने के बाद हो गया, मैं बोल रहा 6 लाख में बेचूंगा, क्या हो गया, जमीन में भाई कुछ पूरा बाहर हुआ, अंदर हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसकी वर्चुअल वैल्यू आपने बढ़ा दिया तुरंत, है ना। आपने 5 पाया, आपने 6 बोल दिया, 7 बढ़ा दिया। तो वैल्यू कैसे बढ़ती है, टर्की मॉडल बोलते हैं, ये सिर्फ आपके जुबान से बढ़ जाती है, आपकी सोच से बढ़ जाती है, ठीक है। वैसे ही हो रहा है यहाँ पर, जब 30%, 100% बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ कैलकुलेटर दबाया, मांग और भर्ती के सिद्धांत के बाद कैलकुलेटर दबाया, वैल्यू बढ़ गई। अब ये अपनी जमीन को 6 लाख कर दिया, अगले व्यक्ति को पसंद आ गया, 6 लाख का सौदा हो गया, आपने बना दिया ना उसको, वो तो इधर कुछ नहीं था, लेकिन हमने उसकी वैल्यू बनाते गए। उसी तरीके से शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती सब चीज। तो इसका फायदा कौन उठा रहा है, जो अमीर व्यक्ति है वही उठा रहा है, हम व्यक्ति तो अपने दाल रोटी के चक्कर में फंसा हुआ। तो टर्की मॉडल साहब ने इसी चीज को समझ लिया कि जिस तरीके से
भारत के बैंकों को रिजर्व बैंक कंट्रोल कर रही है, उसी तरीके से अलग कंट्री के रिजर्व बैंक है, इनको कर रही है फेडरल रिजर्व बैंक, है ना। ये अमेरिका में एक प्राइवेट बैंक है, इसमें यंग 14 से 20 कर्मचारी हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करके बैठे हैं, है ना। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं और ये लोग पूरी दुनिया में डॉलर को स्थापित कर रहे हैं। ऐसा जिसमें फाइनल ईयर पूरी दुनिया में डॉलर को स्थापित करने जा रहा है। मुझे एक बात समझ में आ गई, आप लोग समझ में आई होगी तो और मजा आ जाएगा। ये रुपीज है ना, इंडियन रुपीज दिख रहा है, बस अब ये मुझे इंडियन रुपीज भी दिख रहा है। ये रस्सी कागज में मुझे दिखने लग गया है और ये मुझे डॉलर भी दिख रहा है। ये मेरे जेब में रुपए नहीं है, ये मेरे जेब में डॉलर है और मेरे हिंदुस्तान के हर भाइयों की जेब में डॉलर छुपा हुआ है। ठीक है, कैसे मैं प्रूव करता हूं। हमारा देश आज भी कर्जे में है, ठीक है, तो उसको कहां से लेता है कर्जे? डॉलर पर तो बना के रखा हुआ है ना, ठीक है। तो हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पंप किया जाता है, डॉलर नोट को इलेक्ट्रॉनिक करके ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो हम एक कर्जे में हैं, तो उसको क्या हुआ, रूप बदल दिया ना, गवर्नमेंट ने उसका रूप बदल दिया, फिर जो यहाँ चल रही है बेसिकली ये क्या है, ये डॉलर है। इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि देश को आजाद हुए 64 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सिस्टम ने हमें आज भी गुलाम है। तो हमारा देश आज भी गुलाम है और इस बात को आपको समझना है। और ये दर्द आपके दिल में होनी चाहिए, ये दर्द मेरे दिल में हो चुकी है ना। अगर लोग डर रहे हैं पुलिस वाले से कि गवर्नमेंट वगैरह से, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक बार उस भर्ती में हटा देना, सिर्फ एक बार की भर्ती कर के पत्रकार से ना लगे और एक हिंदुस्तानी भाई के सामने हमारे सामने बैठे और वो समझे कि ये क्या है। तो अगर सीने में दिल होगा ना तो मुझे समझ पता है वो धड़कना स्टार्ट कर देगा, फड़कना स्टार्ट कर देगा। लेकिन वो कब हो पाएगा, कब ये धड़कन हमारे अंदर आ जाएगी, तब इस बात को हम लोग समझ जाएंगे हमारे हाथ में क्या है, हमारी और ये बात समझ आ जाएगी, ये बात समझ आ जाएगी तो ट्रिपल इंडिया को आप सैल्यूट करने लग जाओगे। इस बात में शायद कुछ लोग बैठे होंगे, इसकी फोटो कॉपी मार्केट में बहुत जा सकते हैं, मैं नाम भी नहीं लूंगा, शायद कुछ लोग फोटो कॉपी में डाल निकालेंगे। कारण क्यों है, सिर्फ अंतर एक नहीं है, वो ट्रिपल एक्ट आइडियोलॉजी को समझ पाए, वो ट्रिपल एक्ट में 30% को समझ पाए, 40% समझ पाए, 50% समझ पाए, 100% को समझ पाए, तो उनको वही चीज दिखी दूसरी सिस्टम में इसकी आइडियोलॉजी। आप माने या ना माने मैं सारी चीज चाहूंगा, मैंने अपने लैपटॉप पे आज तक किसी भी दूसरी सिस्टम की साइट तक नहीं खोली है, मैं अपने लैपटॉप का मान भी समझता हूँ कि साइट को खोलकर देखना, क्योंकि मुझे समझ में आ गई थी कि ये सर की मॉडल था 1994 से अपने सपने के पीछे बैठे हुए, क्या जरूरत है यार, ये हमारे व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, पता नहीं कितने साल भी किएगा, है ना। लोगों ने समझ नहीं पाए, लोगों की बुद्धि को बदल दिया जैसे एक ही है जनता के साथ जुड़ गई, ठीक है। 17 कंटेनर रूपल उनके वहां बरामद हुए थे, उन्होंने मारो के स्थापित कर दिया था ना, उन्होंने 1994 से स्टार्ट किया था, अपना उन्होंने करेंसी छाप दिया था। रस्ते एक लौकी कंट्री थी जहाँ पर मारो भी स्वीकार किया जाता था और जहाँ पर रूपल भी स्वीकार किया जाता था। रूपल गवर्नमेंट की मुद्रा थी और मारो इनकी मुद्रा थी, जैसे हमें अभी दे रहे हैं ना वहां से, अभी उन्होंने कन्वर्ट करके क्या पहले उनकी नोट चलती थी। रस्ते की एक तिहाई जनता बहुत लाइफ एंजॉय कर पा रही थी। रूपल 17 कंटेनर बड़े बड़े वो भर चुके थे, ठीक है, तरकी मॉडल लेकर भाग भी रहा था। लेकिन लोगों ने देखा कि इतनी जनता उनके सामने आ चुकी, भैया कहीं पर सिंहासन नहीं डालेगा, गलत तरीके से उस पर जेल बनाएगा। 17 कंटेनर नोट पड़े, वो आज कंटेनर कहाँ गए पता नहीं, जिन्होंने पकड़ा ना उन्हीं लोग उस कंटेनर को ढकेल गए और बदनाम किसको किए थे, सरकी बॉडी को, ठीक है। इससे सर बैंक बैठी सारी चीजें हुई, व्यक्ति निकला बाहर निकला, है ना, काफी बड़ा केस चला और व्यक्ति बाहर निकाला, तो उसको वही की जनता ने निकाला, तो उसको भगवान की तरफ, ठीक है। आज भी ये व्यक्ति इंडिया में एक आजादी वाला का महात्मा गांधी को मानते हैं ना, लेकिन ये व्यक्ति बहुत जल्दी आजादी सुविधा कुछ लोगों को कर चुका है, ठीक है। व्यक्ति जेल में रहा वहाँ 3-4 साल जब तक केस चलते रहे हैं, उसके दिमाग में फिर एक उत्तर नहीं हुई, या मुझसे गलती कहाँ पर हुई, पर्टिकुलर एक अकाउंट में पैसा डंप हुआ था, सरकार कोई प्रॉब्लम हुई थी,
तो जब वो वहां से बाहर निकले तो उन्होंने फिर दिमाग लगाया कि लास्ट टाइम जो गलती करी वो गलती को हम नहीं दोहराएंगे। जैसे ही वो बाहर निकले, लोगों ने फिर से मीडिया को ले लिया, अब आप क्या करने जा रहे हैं। अगर वो व्यक्ति रॉन्ग रहता है तो क्या करता है, इतना जो लोग झेला होगा, सवाल जवाब हुए होंगे, सचिव वो व्यक्ति को साइड में, ठीक है, बाहर निकलता है मीडिया के सामने फिर से बोला मैं एक बार फिर से ट्रिपल एम स्टार्ट कर रहा हूं। ये मैथमेटिकल जीनियस की सोच, जैसे बहुत से हैं हमारे क्लास जैसा बहुत से जेल के अंदर बैठे हो किताबें लिख रहे हैं, वैसे ही अंदर है और इन्होंने सोचना स्टार्ट किया तो मैं कहाँ समझने को थी और इस तरह से इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पर कोई कंपनी नहीं, जहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ एक सिस्टम, ठीक है। आइडिया से हो सकते हैं, अभी से हो सकते हैं कि जब कोई है ही नहीं तो किस पर केस बनेगा, किस पर केस बनेगा। कोई व्यक्ति आपको बोलता है भाई कहाँ पर मुझे पैसे दिए आपने, है ना, ये चैरिटी है, ये हेल्थ है, आपने नहीं समझे आपकी गलत चीजें हैं, है ना। हम तो बता रहे हैं साफ पर एक चैरिटी है, ये पुस्तक कहता है कि इंसान अगर एक दूसरे की मदद करते रहे तो एक दूसरे के सपनों को बता कर सकता है। हम यहाँ पर चैरिटी की बात करते हैं चीजों को, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं किसी मदद से बात करता है, अब खुद देखिए कहाँ पर आपने मेरे अकाउंट में पैसा डाला होगा, कहाँ पर मैं ट्रिपल एम की बात कर रहा हूँ, कौन से ट्रिपल एम में पैसा डाला होगा, यही पर नहीं, है ना। आप ऐसे ही छोट पर चीजों को समझिए और लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए। लोग अगर 30% 40% को समझते हैं तो बोलना भैया दूसरे परसेंट जब बाहर बहुत से सिस्टम चल रहे हैं उस सिस्टम में चले जाओ। अगर मेरे ट्रिपल एम में अगर आना है तो इनकी सोच को समझना पड़ेगा, है ना। हम एक योद्धा हैं, हम एक योद्धा हैं, हम ऑडियंस हैं, खासकर जो मैनेजर बन चुके हैं ये तो वाकई बॉर्डर में लड़ने वाले हमारे सैनिक हैं। बाकी जो मैंने आपने देश के अंदर की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको देश की सुरक्षा करनी है तो आप में से हर व्यक्ति को मैनेजर बनना पड़ेगा, हर व्यक्ति को मैनेजर बनना पड़ेगा और इस चीज को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपना भविष्य दूसरे के हाथ में देते हैं, कहने मतलब ये लोग जब तक आप मैनेजर नहीं बने हो, चीजों को समझे नहीं हो, तो आपके सपने कभी भी धराशायी हो सकते हैं, ठीक है। आपके सपने कभी भी धराशायी हो सकते हैं। आप अपने आप में ट्रिपल एम तो नहीं कहते कंपनी है, लेकिन आप अपने आप में एक पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना। आप पूरी एक कंपनी हो, अपने फाइनेंस की बात कर रहा हूँ ना मैं ट्रिपल एम के बारे में बात कर रहा हूँ। आप एक कंपनी हो, आप अपने घर के हेड हो, आपके पीछे बहुत सी जवाबदारियां हैं, उन सारी चीजों को कैलकुलेशन कीजिए। कई बार लोग इसके कैलकुलेशन करते हैं, मैं बोलता हूँ एक बार अपना कैलकुलेशन तो करके देख लो, है ना। एक छोटा सा कैलकुलेशन मेरे साथ में करने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बहुत मेरे पास आते हैं फिर से कैलकुलेशन को सर समझाइए, मेरे पास करते रहते हैं, समझाने का प्रयास करता हूँ, कई बार समझ में नहीं आती, फिर मैं बोलता हूँ देख यार जो चीज़ तो समझ रहा है वो बात की बात है, पहले तुम्हें अपना कैलकुलेशन किया है ये वो देखते हैं, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स बता देता हूँ मैं आपको। आप कितने साल के हैं, आप कितने साल के हैं, 365 दिन आपके पास आ जाएंगे, आप कितने दिन के हो गए चुके हैं, ठीक है। अभी तक आपने कितने आपने कर चुके हैं लाइफ में, उससे डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। शायद भिखारी आपसे अधिक कमाता होगा। जो कैलकुलेशन निकलेगी ना वो पर डे की जो कैलकुलेशन निकलेगी ना ऐसी निकलेगी, किसी के 10 रुपए, किसी के 12 रुपए, किसी के 1 रुपए भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आप कितने साल के हो चुके हैं। और एक भिखारी बच्चे भी बाहर निकलते हैं तो मेरे ख्याल से 10 रुपए 100 रुपए लेके आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग किस उम्र में हैं और अभी तक हमारी पर डे की इनकम क्या है ये निकल जाएगी। दूसरा एवरेज वाली भी पकड़ लीजिएगा, 60 से 70 जो भी है, कितना दिन बाकी है आपके पास में निकाल लीजिएगा और लाइब्रेरी को निकाल लीजिएगा, एक लाइब्रेरी निकाल लीजिएगा। इतने जीवन काल में आपको क्या करना है, क्या क्या जिम्मेदारी है, और वही परिवार को करने का, आपके परिवार को कितना सदस्य समझते हैं, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, आपके पास समय भी कम है, आपके पास समय भी कम है। तो कैलकुलेशन करना है तो इसका कीजिए, कैलकुलेशन करना है तो इसका कीजिए कि मेरे पास लाइब्रेरी क्या है और मेरे पास रास्ते क्या है। अगर इस तरह के सिस्टम को मैं सबके नजर से देखते रहा, इस तरह के सिस्टम को मैं समझने का प्रयास नहीं करता रहा, तो ये कैसे जब पूरे कर पाऊंगा एक आम इंसान की तरह दुनिया में आया हूँ कब और कब से मैं जाऊँगा पता नहीं चलेगा। क्या इस तरह की दुनिया चाहते हैं नहीं। तो आपका जन्म एक विजेता बनने के लिए हुआ है, आपका जन्म एक विजेता बनने के लिए हुआ है, आपका जन्म आपके तमाम सपनों को पूरा करने के लिए हुआ है, क्योंकि हम कुदरत की वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है जो कुदरत हमें अपने तरह धरती पर भेजता है।
हम गौर से देखेंगे, मेरे बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। धरती पे बहुत से प्राणी हैं, लेकिन इंसान ही कैसा प्राणी है जो ईश्वर के अंदर आंख पैर आंख मांग रहा है। ठीक है, तो हमें ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ कृति बनाई हुई है, हम उसके बच्चे हैं, हम आत्मिक तौर पर उसके बच्चे हैं। वो हम सब बच्चों को प्यार करता है, ना वो अमीर गरीब देखता है, ना वो जाति धर्म देखता है। ठीक है, वो हम सब आत्माओं से प्यार करता है और वो चाहता है कि हमारा हर बच्चा खुशहाल रहे, जीवन का आनंद ले। इतनी खूबसूरत सृष्टि मैंने बनाई और इस सृष्टि में वो आनंद है, सृष्टि का आनंद है। लेकिन नहीं है, वही लालच फिर इस नोट के पीछे सारी दुनिया खा गई। ये गुलाम बना के धर दिया हमें नोट। सभी मॉडल साहब यही बोलते हैं, ये आपको गुलाम बना के धर दिया, ये आपको मेरा साहब ने कहा भाई से भाई का दुश्मन बना दिया, दोस्त से दोस्त का दुश्मन बना दिया, माता पिता को हम लोग भूल गए, बहनों को हम लोग भूल गए। क्यों? मानसिक वृत्ति कागज के पागल बना के धर दिया पूरी दुनिया को। तो यहाँ पर जो है लोगों को समझाना है, दोस्त हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं और वही चीज आपको समझाना चाहता हूँ। 30% मत देखो, 40% मत देखो, ये पैसे जितने आएंगे कि कल्पना का बाहर रहेगा। हम यहाँ पर पैसे इसलिए कर आ रहे हैं कि पैसे के महत्व को हमें खत्म कर देना है। समझ में आ रही है? कुछ बातें मेरे समझ में आ रही है। ये जरूरी नहीं है आप ताली बजाएं, आप गंभीर होकर के उस विषय को अपने दिमाग पर बैठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर तालियों पे भी नहीं आया हूँ, मैं कुछ गंभीर विषय पर बात करने आया हूँ, कुछ अपनी सोच को आपके ट्रांसफर करने के लिए आया हूँ। कि हो सकता है इस हॉल में बैठा हुआ, इस हॉल में बैठे हुए 4-5 से कोई मेरी बातें समझ में आ जाएगी ना, तो मेरे देश का रक्षा होने वाला है ना। और ये बात प्रूफ भी है कि हिंदुस्तान की आजादी 135-40 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। ठीक है, लेकिन देश की सुरक्षा की जवाबदारी कितने लोगों के हाथ में है? चंद लाख के हाथ में, करोड़ों के हाथ में, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे देश की रक्षा को कर रहा है। वैसे ही है कि स्विट्जरलैंड में हर व्यक्ति समझ जाए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चंद लोग ही हम समझ जाएंगे ना, ये साम्राज्य यहाँ के भाइयों ने बताया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये चीजें हो जाएगी और ये माहौल स्थापित हो जाएगा। ठीक है, और हमारा देश भी अन्य देशों की तरह है ना। मैं फीलिंग होती है कि ये हिंदुस्तान को मैं देख रहा हूँ 5 से 5 साल का, ये मलेशिया मलेशिया वाले देख रहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, ये जो छोटी छोटी कार है ना, 4-5 लाख रुपए की, ये कार बोर्ड में नहीं दिखने वाली, ये कार बोर्ड में नहीं दिख रही, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर दिखने वाली है। ठीक है, बड़े बड़े चैरिटी होने वाले हैं, बड़े बड़े चैरिटी होने वाले हैं। जितना भी छोटा सा आनंद हमने लिया, नीरज जी, मैं और मेरे कुछ और टैंक के मैनेजर, हम लोग भी दोनों वाला क्या बोलते ना, किसकी जेब से कितने पैसे निकल रहे हैं हिसाब ही नहीं है ना। कहीं भी गाड़ी में घूम रहा है, ये गाड़ी चला लेके आना ठीक है, कौन पैसा दे रहा है पता नहीं, कौन क्या क्या चला रहा है, कौन कितनी बिल दे रहा है पता नहीं, फोटो कोई और खिंचाया, बिल कोई और दे रहा है। क्यों पाया? क्योंकि ठीक है, समझ में आ गया कि भाई पैसे का महत्व नहीं है, इसको इंपॉर्टेंस हमको नहीं देना है चीजों को। ठीक है, क्या था? सिर्फ एक सोच का। ठीक है, तो मैं नहीं कहना चाहूंगा आप सकारात्मक होइए, विश्वास पैदा कीजिए, आपको जो रिजल्ट आएंगे वो बाहरी कार्य से कम आएंगे, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। हमें जो सफलता मिलती है उसका 95% से हम अगर अपने आप को टाइम दे दें तो आती है। ठीक है, तो क्या है 95% हमारे अंदर है, जिन कामों में हम सफल होते हैं 5% ही बाहरी होता है। ठीक है, तो जो चीज आपके पास में है उसको तो बढ़ाया जा सकता है ना। चीजों को समझिएगा, मैं पूरा ये फॉरन बैठे बात कर रहा था, जब एक फिगर है मुझे समझ में आया था, तो जैसी चीजों को समझ में आया तो मैंने तुरंत ही ऐसा कह दिया था कि ये 400-500 लोग ये मान के चलो 1 हफ्ते के अंदर में आ रहे हैं। ठीक, मुझे ठीक नहीं सोची थी और वो प्रैक्टिकल हुआ 1 महीने के अंदर में हमारे साथ में लगभग आ चुके थे 800 से ऊपर। 1 महीने के अंदर में 800 से ऊपर जा चुके थे, देखा 300-400 तक उनकी नीचे रहे। ठीक है, तो ये चीजें ठीक है कि आपको समझना पड़ेगा वो क्यों हुई थी, कि जैसे समझ में आए फिर अपने ऊपर एक कैलकुलेशन हो चुका था कि ये सिस्टम कैसे रन करेगा, क्या करेगा, तो किस तरीके से अपने चीजों को बैठाना है, तो किस तरीके से परिणाम हुआ। तो मैंने पहला कहा था अपने आप पर मेहनत करें, बाहर मैंने बहुत कम मेहनत करी और इस तरह से बता देता हूँ। आज
जो ग्रुप साइज है लगभग नियर अबाउट 30,000 को टच करने जा रहा है, तो वो कहाँ पर होगा? सिर्फ 7 या 8 लोगों पर होगा, है ना? मुझे बहुत ज्यादा का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ 7 और 8 लोगों को इस तरीके से बैठाया गया, उनको इस तरीके से चुना गया, है ना? तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, पुनः समझिएगा, ऐसे कितना हो इनको मैं कह रहा हूँ मैं, ये फाइंडिंग पीपुल्स का कॉन्सेप्ट है, मैकिंग पीपुल्स का नहीं। हम क्या होते हैं, लोगों को बनाने का करते नहीं आती हूँ, सफल हो सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, हम उसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तू आज मेरे साथ लगे तेरे को सफल करके दिखाऊंगा, संभव नहीं। ये छांटने का है कि कौन व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, हम उसे छांटते हैं उससे, और वो व्यक्ति आपके पास आता है ना, तो वाकई एक या दो व्यक्ति भी बहुत बड़ी कहानी को लिख देते हैं। आप लोग वही कीजिए, आप छांटिए लोगों को, चीजों को समझाइए, जबरदस्ती नहीं, अपने विश्वास के चक्कर में बताइए, क्या भाई तेरे जो सपने हैं, तेरे पास की रास्ते हैं, निश्चित रास्ते हैं, हिंदुस्तान का नक्शा बदलने जा रहा है, ठीक है? तो देख सकता है, छांटिए, अगर कोई आग है तो होगी, क्योंकि एक उदाहरण है कि अगर यहाँ पर एक फुटबॉल है जिसमें हवा नहीं है, तो अच्छे से अच्छे प्लेयर को बुला लीजिए यहाँ पर, वो इसे कभी भी क्या करेगा, गोल तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इस बॉल में हवा नहीं है। लेकिन उस बॉल में अगर हवा है तो हो सकता है एक साधारण प्लेयर के इसको मारे एक सीधे वो गोल पे चले जाए। वैसे ही दोस्तों, अगर किसी इंसान के अंदर में जीवन की फिलॉसफी को समझ ही नहीं पा रहा कि वो जीवन में क्यों आया है, उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, ठीक है, वो वही बैठा रहेगा, वही क्यों। तो कितना भी आपको खाने का प्रयास करें, आपको तकलीफ होगी, है ना? जब ये व्यक्ति नीचे है, तो मैं खींचना चाहूँगा, किसी को खींचना चाहूँ, मेरे वाली सारा लगे हल्का खींच देंगे तो मैं नीचे आ जाऊंगा। तो वैसे ही जो व्यक्ति नहीं समझ रहा है, आप उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो उल्टा आपको नीचे खींच देगा, ठीक है? लेकिन ये व्यक्ति जब उठ गया ना अपनी जगह से, लेकिन ये बैठे ही रहता है, ताकत लगाने का क्या होता है, उठने ही नहीं चाह रहा। तो वैसे ही है, सिस्टम में खोलिए, चीजों को बताइए, बस ऑटोमेटिक आपके साथ आते जाएंगे। ना वो व्यक्ति कभी आपको टेंशन देने वाला है, कुछ भी करने वाला है, आप जो चीज बताएंगे वो आगे बढ़ेगा। जैसे इंद्रजी ने बताया, हमें आगे बढ़ना था, हम ठीक है। तो ट्रिगर है, तो ट्रिगर है ना, समय बिताइए, ट्रिगर की जो साइड है एमएम इंडिया, उसमें सारी जानकारियां हैं, आपको किसी अपने किसी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप उसको देखेंगे। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग रेट कालम पर अधिक रहते हैं, मारो कालम पर अधिक रहते हैं। हमको प्रतिदिन न्यूज में रहना, चीजों को समझना है कि सिस्टम कैसे रन कर रहा है। क्यों? पुनः बात, आप कंपनी हो, ठीक है, ये कंपनी होती है, आप कंपनी हो, आपकी लाइफ में बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, आपकी लाइफ में बहुत सी संपत्ति आपको खड़ी करनी है, ठीक है? तो अपने लाइफ का बैलेंस शीट बनाइए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी संपत्ति क्या है, मुझे कब तक चाहिए ये सारी चीजों को जो अपने परिवार द्वारा सोचा हुआ है। तो आप अपनी कंपनी हो, आपको चीजों को कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है? आप एक कंपनी हो तो आप अपने सामने जो रखेंगे, एक फैक्ट्री का मालिक है तो सीएम रखेंगे, एएम रखेंगे, जो एरिया में ये कैसे लोग को रखेंगे, किसी अनाड़ी को रखेंगे, किसी अनुभव वाले रखेंगे। इसको समझना है, बिजनेस में ना, है ना, चीजों को समझते हैं। फर्नीचर वाला है ना, हम समझते हैं